Hello friends, now we are going to discussing Indian economic development chapter employment and unemployment. Okay, now in this chapter we are going to discussing about the topic the suggestions to solve the problem of unemployment. तो स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के जो सुझाव हैं, सजेशंस हैं, उनके जो उपाय हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम डिस्कशन के लिए हमने कुछ सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं, उन पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इन पॉइंट्स में हमने यहाँ देखें ये आपको विजिबल हैं कि ये अबाउट 7 पॉइंट्स से हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ और पॉइंट हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कंट्री में, जो हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा हमारे पास जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ रही है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उन्हीं के विषय में हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। जो जो पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं उन पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जीडीपी का मीन क्लियर है तब हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जीडीपी के इंक्रीज होने से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी। तो जो जीडीपी है उसका मीन है कि कंट्री में जितना भी आपका एक अकाउंटिंग ईयर में या हम फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन है टोटल गुड्स का और जो सर्विसेज है हमारी जो क्रिएट हो रही है उस पूरे अकाउंटिंग ईयर में वो कितनी हो रही है। अगर हम ये मान लें कि आज वो जो सर्विसेज है क्या इनिशियल एग्जांपल से कि ये हमारे पास क्या है 100, मान लीजिए पूरी देखिए हमने कहा कि ये 100 हो रही है। आज की डेट में अगर जीडीपी आपके पास इतना मान लो हमने 100 है, अब इसमें ग्रोथ करने का मतलब है कि इसमें क्या हो बढ़कर ये कितना हो जाए, ये आपके पास बढ़कर क्या हो जाए 120 हो जाए या 130 हो जाए, 140 हो जाए, कुछ भी हमारे पास यहाँ हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे जीडीपी में इंक्रीज होना। तो ये जो जीडीपी इंक्रीज होगी वो किस वजह से होगी, उन्हीं को लेकर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसे हमारे पास बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन की जो हमारे पास एक्टिविटीज है वो कैसे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। ओके, तभी हमारे पास प्रोडक्शन होगा। तो हम इस फील्ड में अपने बजट के थ्रू, हम अपनी कंट्री में जो एनुअल बजट डिक्लेयर करते हैं उसके थ्रू कह सकते हैं, हम सोशल वेलफेयर के थ्रू हम यह कह सकते हैं, हम यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर जो जीडीपी है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने यहाँ जो कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्री में जो हमने बहुत सारे हमने उनको हेल्प करने की जो प्लानिंग की, हमने सब्सिडीज के प्रोग्राम से बना दिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या होगा अट्रैक्ट होगा। गवर्नमेंट तो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू वो चली रही है, वहाँ पर तो वर्क चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट क्या करती है वो ऐसे प्रोग्राम्स को भी डेवलप करे जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर दे या उनको सब्सिडीज या टैक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टैक्सेस हैं उनको वो रिड्यूस कर दे। तो उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या होंगे, मार्केट में नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, नए नए जो अब आपके प्लांट है वो लगाएंगे। तो नए प्लांट लगाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपने आप ही बढ़ेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास जो
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़नी चाहिए। तो ये रेट हमारे पास बढ़ेगी, किससे वजह बढ़ेगी? ये हमेशा बढ़ती है आपके किससे, जो आपके गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उनके थ्रू बढ़ती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग हैं वो जब इंट्रोड्यूस हो जाती है, नए आपके पास मार्केट में आ जाते हैं, तो वो इस तरह की प्लानिंग को करते हैं। तो उससे हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन तभी बढ़ता है कि जब एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। तो नेचुरली है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक ये बड़ा जो चेंजेस आएगा, उसके वजह से जो हमारे पास वर्क फोर्स है, जो हमारी कंट्री के अंदर लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और हमारी कंट्री के अंदर जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, जो हम कह रहे हैं कि जो लगातार बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी, उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो ये पहला आपको समझ में आया कि जीडीपी रेट इंक्रीज करने से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जो है क्या होगा, वो बढ़ेगा, यानी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर होगी। दूसरा हमारा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना। अब पॉपुलेशन के बढ़ने से केवल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इससे रिलेटेड जो हमारे पास सोशल जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका मेन जो हमारे पास जो रीजन है, उसका रीजन है पॉपुलेशन का बढ़ना। और उनको दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने यहाँ जो पॉपुलेशन जो आपके पास बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको कंट्रोल करना। और उन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोगों को अवेयरनेस करा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप जो है जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है वो मेन पॉपुलेशन के बढ़ने से होती है। हम नई नई प्लानिंग को बनाकर, हम चाहे वो मास मीडिया हो या आपके पास प्रिंट मीडिया हो, उसमें जितनी भी हमारी पॉलिसीज बन रही हैं उनको हम प्रोपोगेट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएं। चाहे उसके लिए आपको क्या करना पड़े, जो छोटे छोटे आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं, जो नुक्कड़ नाटक हैं, छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं, पॉम्पलेट्स हैं, इन सब को हम यूज़ करें। इसी के साथ साथ हम क्या करें, कुछ एनकरेजमेंट करें उन लोगों के साथ जो कि अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि जो पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन लोगों को क्या करें, कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हेल्प करें, उनको कुछ जो है इस तरह की फैसिलिटीज दें कि अगर आप इस तरह से अपने यहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो आपको देंगे, हम एजुकेशन है उनको आपको देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारी जो आपके पास इस तरह की जो प्लानिंग होगी, तो उससे लोगों को गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको पता लगेगा, और फिर वो जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। अब इसको लीगल भी कर सकते हैं, जैसे आपने चाइना के अंदर देखा था, चाइना के अंदर बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। हमें मानते हैं कि इंडिया में चलिए वन चाइल्ड पॉलिसी आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो कम से कम कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें कि जिससे लोगों को मतलब एक लीगली जो है एक मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोल उनके ऊपर रहे। अगर आप इस तरह से कोई भी मतलब प्लान करें कि अगर जिसके यहाँ मान लीजिए कि फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा जनरेशन है, ज़्यादा लोग हैं, कि एक फैमिली में मान लीजिए कि 3 से ज़्यादा मान लीजिए चाइल्ड हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल आप उसका बैन कर सकते हैं कि उन्हें इलेक्शन में खड़े होने से रोक सकते हैं, या उन्हें जो फैसिलिटीज़ हैं उन फैसिलिटीज़ से उनको दूर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज़ है उस पर भी आप कहेंगे अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन करेंगे, आप ज़्यादा लोग बच्चे होंगे, तो हम इस तरह की जो फैसिलिटीज़ जो है वो आपके लिए नहीं रखेंगे। तो इससे भी फर्क पड़ सकता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास जो पॉपुलेशन बढ़ने से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो हमारे पास कहीं
मेन जो आपका रीजन है पॉपुलेशन का, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का पॉपुलेशन बढ़ना है, तो पॉपुलेशन को आप कंट्रोल यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास की चीज कंट्रोल की जा सकती है। अब नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है उसे हम बोल देते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आपको मालूम है कि कोई भी आप कंट्री की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो उसके डेवलपमेंट के पीछे कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो एग्रीकल्चर का रहता है। हर जगह हमें दिखता है कि पहले उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर्स डेवलप किया है और फिर जाकर उन्होंने जो दूसरे सेक्टर्स है उनमें अपनी जो प्लानिंग है उसको की है, तब जाकर वो डेवलप हुए हैं। चाहे वो हम किसी कंट्री की बात कर सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये सारी कंट्रीज हैं। इन सबके जो डेवलपमेंट की जो हम कहते हैं ना फाउंडेशन होता है, जो बुनियाद होती है, उसमें कहीं भी आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर हम अपने यहाँ भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, मीन्स ये कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि अभी भी जो मेथड्स हैं, जो हमारे पास जो हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स हैं, अभी भी हमारे पास ओल्ड टेक्निक हैं, क्लासिकल मेथड्स हैं, उनके थ्रू हमारे यहाँ सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी बैकवर्ड बना हुआ है। हम इसे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करें। हम अपने यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो आपके सीड्स हैं या जो टेक्निक है उनको हम साइंटिफिक कर दें। अगर हम सीड्स यूज कर रहे हैं तो सीड्स को हम क्या करें, जो ऐसे सीड्स है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे पास है, रिसर्च सेंटर है, उनको हमने जो बढ़ाया वहाँ से जो सीड बन रहे हैं हम उनको यूज करें। तो हम ऐसे सेंटर भी डेवलप कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ाएं, उनकी नॉलेज के लिए, उनकी जो डेवलपमेंट उनके लिए वर्क करते। आप ऐसे एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का वो चेंज होगा। अभी आप क्या होगा कि ट्रेडिशनल तरीका है कि वो क्या करते हैं, सीडलिंग करते हैं, आपका बुआई करते हैं और फिर उसको काट करते हैं। अभी आप देखें साइंटिफिक मेथड से सॉइल की आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपकी सॉइल के अंदर किस तरह की क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा होगी। एक साइंटिफिक मेथड है, उसी को आप यूज़ करें और फिर जो भी आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं, इन सब के लिए जो है आप प्रोग्राम्स बनाकर क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के जो टेक्निक को यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, रिसर्च सेंटर खोलने पड़ेंगे, जो लोगों को उसमें काम आप दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं और फिर आपकी जो एग्रीकल्चर है वो आपके पास क्या है, डेवलप हो सकता है। तो अगर डेवलप होगा तो ज़्यादा लोग उसके अंदर इंगेज रहेंगे और उससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं जाकर सुधरेगा। तो डेवलपमेंट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारी जगह भी आप ऐसे देखिए कि जहाँ पर जो है ज़मीन है लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर जो सॉइल है या वो जो लैकिंग है वो पड़ी हुई है, तो उसको डेवलप करने के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर का बेस जो होता है वो उसका इरिगेशन होता है, तो इरिगेशन के लिए जो कैनाल सिस्टम है उसको आप सेटअप कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, नहरें बनवाएंगे, तो नहरें बनवाने में नेचुरली है कि एम्प्लॉयमेंट तो लगेगा ही लगेगा और वहाँ पर परमानेंट सेटल होगा, लोगों का जॉब उनको मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री में जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, जो आपके सेंटर्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, तो ये सब करने से आपके पास क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका बढ़ जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं वो कम होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा और साथ ही साथ आपकी कंट्री की जो मेन प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। तो ये आपके पास क्या है, एग्रीकल्चर के सेक्टर से, तो सेक्टर को आप डेवलप करेंगे तो इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया हुआ है सेक्टर, आप एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो भी आपने बढ़ाया है। आज़ादी के समय आप देखें तो ये जो लैंड था वो काफ़ी कम था, ओके। और आपको फिर आप देखें
नीचे आपके पास एक और पॉइंट में आपके पास आएंगे जहां पर दिया है एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स का मीन्स आप समझ लीजिए कि हमने आपको पहले जो कॉजेस था उस लेके आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ एजुकेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न अभी भी क्या है, पुराना पैटर्न है। और उस पैटर्न के थ्रू क्या होता है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशनल पैटर्न को चेंज करें, उसमें सुधार करें। तो इसमें सुधार करने का मीन्स आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम जो एजुकेशन है उसमें जो थियोरेटिकली आपके पास जो नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखिए उस नॉलेज के अंदर हर साल लाखों ग्रेजुएट आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आ जाते हैं। अब आप ये समझिए कि ऐसे लोग अब हर तीसरे हर दूसरे व्यक्ति को देखें तो आपको ग्रेजुएट तो मिलेगा, लेकिन जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो उसके अंदर नहीं होता। कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आप उससे कहते हैं कि भाई कुछ एक स्पेसिफिक टास्क कर दे, एक सिंपल एप्लीकेशन ही आप उसे कहें लिख दे, तो वो कैपेबल नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता, उसका रीज़न ये है कि जो हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम थोड़ा क्या है, वो गलत है। वो सिस्टम हमारे पास क्या है कि वो थ्योरेटिकली जो पुराना सिस्टम चल रहा है वही आपके पास है, कि वही चीज़ें पुरानी जो आपके पास है वही समझाई जा रही, पढ़ाई जा रही, उनके लिए जो है वर्क नहीं किया जा रहा। स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हमारे पास है उनको नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, बहुत सारे थ्योरेटिकली सब्जेक्ट उसके साथ में होते हैं, तो वो अपना जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से हर एक फील्ड पर नहीं दे पाता। इससे क्या होता है कि उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं हो पाती, वो स्किलफुल नहीं बन पाता, एक्सपर्ट नहीं बन पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर में वोकेशनल सिस्टम जो हमारे पास है, वोकेशनल एजुकेशन है, हम टेक्निकल आपके पास एजुकेशन है, हम मेडिकल के जो स्पेसिफिक जो स्टडी है, अगर हम उसको प्रमोट करें, हम अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन के सेंटर्स को लगाए, जो कोर्सेज हैं, हम कोर्सेज में जो हमारे अभी जो थ्योरेटिकल कोर्स चल रहे हैं उनकी जगह पर हम क्या करें, जो वोकेशनल कोर्स है, जो स्पेसिफिक फील्ड में हर स्टूडेंट, हर मतलब जो पर्सन है उसकी अलग अलग जो टेंडेंसी होती है, जो किसी सेक्टर में जाना चाहता है, कोई किसी सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसका स्पेसिफिक जो कंसर्न है अगर उससे रिलेटेड हम क्या करें कि जो एजुकेशन है वो बना दे, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी कि वो पर्सन जो है अपने आप ही क्या होगा, उस टेक्निकल जो है जो चाहता है उससे वो मिलेगा, और वो फिर क्या होगा, वही जो डिग्रीज आप कह सकते हैं, जो वोकेशनल डिग्रीज हैं या वोकेशनल जो डिप्लोमास हैं, अगर वो उसके हाथ में आते हैं तो वो क्या कर सकता है कि अगर टेक्निकल उसके हाथ में नॉलेज है तो वो अगर जॉब नहीं भी मिला है तो वो क्या कर सकता है, वो खुद अपना वर्क भी कर सकता है। तो जिससे क्या हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस हैं वो आपकी सुधर सकती है, वो ठीक हो सकती है। तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसके अंदर रिफॉर्म्स करें, उसमें सुधार करें, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है इसको रिप्लेस करके हम उसकी जगह वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, ये जो मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल जो नॉलेज उससे रिलेटेड जो आपके पास है उसकी जो मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जो टेक्निक है उसको डेवलप करें। उससे जो है अगर स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज दें तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में उसको हेल्प मिलेगी। तो उससे क्या होगा, कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा। तो ये चीज़ आपके पास आती है, इसके वजह से आएगा, ये आएगा आपके पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्प टू द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अब इसके अंदर भी है कि इसके अंदर क्या करना चाहिए कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो अपने ऐसे प्रोग्राम बनाए कि अगर मान लीजिए कि यूथ है जो क्या करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, तो काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और रूरल एरियाज में तो ये बहुत ज़्यादा रहती है कि जो फाइनेंशियल जो है आपके पास वो उसके पास नहीं होती कंडीशन, और उसके वजह से वो अपना काम नहीं शुरू कर
तो अगर ऐसी कोई मतलब योजनाएं बनाई जाएं कि ऐसे वर्कर जो अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो अपनी जो स्पेसिफिक वर्क को करना चाहते हैं, उनके वर्क को देखते हुए अगर हम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करें, जो नीडी पर्सन हैं उनको हेल्प करें, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं और वो काम क्यों नहीं कर पाते? फाइनेंशियल जो उनके पास फाइनेंस नहीं हो पाता, अगर वो फाइनेंस हम उनको प्रोवाइड कर दें तो कोई ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें हम प्रमोट करें, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएं हर लेवल से। अभी आप देखें कि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी आप देखें, चाहे रूरल एरियाज के लोग जो रूरल एरिया है उसके बेस पर देखें या अर्बन एरिया उसके बेस पर देखें, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। तो अब चाहे वो कोई से भी आपके पास है, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं और अर्बन में बिजनेस के लिए आप देखें कि मुद्रा लोन भी आपके पास चल रहा है। तो ऐसे ही और भी जो हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास ऐसे फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हैं जो कि उनको दिए जाएं, उनको जो है सब्सिडीज देकर भी अगर ऐसा एनकरेज किया जाए तो वो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो कहीं ना कहीं जाकर तो दूर होगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझिए हर तरह की जो एनकरेजमेंट आपके पास प्रोडक्शन में मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक नीड है डेवलपमेंट की, या हम ये कह सकते हैं वो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं जिससे कि डेवलपमेंट किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना है। जो आपके पास अगर हाईवे हैं या जो लिंक रोड हैं वो स्मूथ अगर हैं तो वो जो हमारे पास जो मूवमेंट होता है, मोबिलिटीज होती है वो बहुत तेज रहेगी। तो उससे क्या होगा, कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्मूथली रन करेगा। और अगर ऐसा होता भी है कि अगर आपकी कंट्री की जगह पर जो आपकी कंट्री है उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी कंट्री के अंदर मान लीजिए कि जो एनर्जी है, एनर्जी पर आप गौर कीजिए, अगर एनर्जी आपने डेवलप कर ली, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आपकी मिल रही है तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे और अपना इंडस्ट्री लगाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके पास, अगर आप इसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो जहां पर ये तीन तो ऐसी मतलब फंडामेंटल फैसिलिटीज हैं जो कंट्री में होनी ही चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास आते हैं कि ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है। जिस जगह अगर ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं तो ये क्या करते हैं, एक मतलब वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, उससे वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर वहाँ पर अपने डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि कंट्री का जो हमने जैसे ऊपर बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डेवलप होने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके पास शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी होती है कि जहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर, जो फैसिलिटीज हमारे पास आती हैं, इनको प्रमोट करने से, इनको बढ़ाने से हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है वो अपने आप इंक्रीज होने लगती हैं, इंडस्ट्रियल बढ़ने लगता है। अब देखिए कि इसके लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, स्पेशल अटेंशन दिए जाते हैं एरियाज के अंदर, तो जिससे क्या होता है कि लोग जो है वहाँ पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारी कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर बढ़ने से क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट, अगर सड़कें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, लोगों को
वो एम्प्लॉयमेंट से है। जितना कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सुधरेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हटेगा, रिमूव होगा, उसे आप ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे रिलेटेड है इससे। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसे आप कहते हैं, ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखिए हमने बहुत सारी प्लानिंग बना ली, बनाने से ही केवल जो है प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सॉल्व नहीं हो सकती। जो प्लानिंग है उनको हमें क्या करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, उन्हें प्रयोग बनाना पड़ता है और एफिशिएंट मैनर से उसको यूज में लाना चाहिए। आपने प्लानिंग तो कर लिया, अगर आपने कागज में कोई भी चीज बना ली है तो उसका रियल में जो इम्प्लीमेंटेशन वास्तविक रूप में उसको लेके आना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग बना ली और बनाने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाए, उसे आपने जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं लेके आए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने वाली नहीं है। तो इम्प्रूव तभी होगी कि जब आपकी जो ये प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका किया जा रहा है, उन्हें अच्छी तरह से लगाया जा रहा है, एफिशिएंट मैनर से उसको दिया जा रहा है, तब जाकर कहीं जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो स्वरूप मतलब इम्प्रूव हो जाती है, सुधर जाती है, वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं होता है। आपने प्लानिंग तो बना ली लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉब्लम अपनी जगह रहेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है एम्प्लॉयड प्रोग्राम के जो एम्प्लॉयमेंट के हैं उनको करना है, तो वो आप जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा ही रोजगार लोगों को मिलेंगे। अब देखिए रूरल एरियाज के अंदर जैसे मनरेगा है उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग लगेंगे। ऐसे ही आपके पास जितने भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करेंगे। अब आपके बहुत सारे जो लोन्स है लोगों को पता नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है प्रोग्राम का, इसलिए लोग नहीं ले पाते उन्हें। आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आपके पास स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम आपके पास लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों से समझ रहे हैं, तभी तो आपके पास वो कोशिश करेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट की। अगर नहीं आप इम्प्लीमेंटेशन में ला रहे हैं तो वो वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये एफिशिएंट है तो आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो हमेशा सुधरेगी, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री से रिमूव होगा। तो ये कुछ एक आपके पास क्या है, ये मेन आपके पास आए हैं। इसी के अलावा इन्होंने और बताया था, जैसे हमने कहा था कि जिसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, यानी कि उसको कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो ज़्यादा होने लगे, कंट्री में ज़्यादा डॉक्टर्स बने, ज़्यादा इंजीनियर्स बने, ज़्यादा साइंटिस्ट बने, ज़्यादा फिलोसोफर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, एफिशिएंट हो, स्किलफुल हो। जितने ज़्यादा स्किलफुल होंगे उतने ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो सुधर जाती है। तो जितने कंट्री में क्या है, अगर ज़्यादा डॉक्टर हैं तो ज़्यादा डॉक्टर बढ़ेंगे, इंजीनियर हैं तो ज़्यादा इंजीनियर बढ़ेंगे, और इंजीनियर बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर अपने आप बढ़ता है। कंट्री में ज़्यादा पुल बनेंगे, ज़्यादा आपके पास बिल्डिंग बनेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर हम एट यहाँ पर लगा सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं कि एट जो हमारे पास क्या होगा इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी आपके पास आ सकता है। हम यहाँ 8 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। या अगर आपके पास क्या है कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये हमारे पास क्या है कैपिटल फॉर्मेशन जो है, अगर आपके पास कंट्री में अगर ये बढ़ता है तो जितना कैपिटल फॉर्मेशन आपका बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही रिमूव होने लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपने यहाँ पर समझे। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास इनको आप स्टडी करें और नोट कर लें। थैंक यू।